दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार को ही पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया, इसके बाद 10वीं का जारी कर दिया। इस बार 12वीं में पटना जोन का रिजल्ट 85.47% रहा। पिछले साल से 5.73% कम रहा है। वहीं 10वीं का रिजल्ट 94.97% रहा है। 10वीं हो या 12वीं दोनों का ही रिजल्ट प्रतिशत में इस बार पटना जोन का रिजल्ट काफी खराब रहा है। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा में 16,60,511 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 14,50,174 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। आपको बता दें कि पटना जोन का रिजल्ट इस बार काफी खराब रहा है। वहीं ओवरऑल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम का जोन टॉप पर रहा है। बिहार के इन जिलों में आज से हो सकती है बारिश। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। अप्रैल माह में प्रचंड गर्मी के बाद काफी दिनों तक मौसम का मिजाज नरम रहा, लेकिन एक बार फिर से अब प्रचंड लू ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। आसमान से आग बरस रहे हैं। दिन का तापमान अब 40 ही नहीं बल्कि कई जिलों में 42 डिग्री तक पार कर चुका है। इसी बीच अब लोगों को बारिश के दस्तक का इंतजार है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवर्ती तूफान मोचा के कारण मौसम में फिर से एक बार बदलाव देखा जा सकता है। कई जिलों में इसका आंशिक असर भी पड़ सकता है। इस दौरान मेघ गर्जन व तेज हवा के साथ बूंदाबूंदी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस बूंदाबूंदी से राहत कम और परेशानी अधिक हो सकती है। उमस और गर्मी में बढ़ोतरी भी हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 13 और 14 मई को हल्की बारिश के आसार है। 13 मई का अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। जबकि 14 मई को सुपौल, भागलपुर, अररिया, मुंगेर, जमुई और बांका समेत 13 जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि बिहार में इस वक्त मौसम शुष्क है। गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि लोगों को जैसे दम निकलने लगा है। पूरे दिन लोग हीट वेव से परेशान रहे हैं। वहीं लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। बिहार में 2.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन। नीतीश सरकार ने 35 अरब रुपये खर्च करने की मंजूरी दी। बिहार के पंचायती राज संस्थानों से लेकर नगर निकाय के अधीन काम कर रहे लगभग 2.25 लाख शिक्षकों को कई महीनों से लंबित वेतन का भुगतान होगा। बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों के वेतन और दूसरे खर्च के लिए 35 अरब 51 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च करने की मंजूरी दी है। नीतीश कैबिनेट में कल यह फैसला लिया गया है। बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन का भार केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर करती है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं किया है। ऐसे मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार अपने मद से सर्व शिक्षा अभियान में 35 अरब 51 करोड़ 5 लाख रुपए सहायक अनुदान देगी। राज्य सरकार ने कहा कि इस पैसे से पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय के अधीन काम कर रहे शिक्षकों के साथ साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों का वेतन भुगतान होगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या 2,74,681 है, जिनके वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत होता है। बिहार के हर जिले में खुलेगा साइबर थाना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला। 1,62,000 करोड़ की कृषि रोड मैप की भी मंजूरी। बिहार में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर आखिरकार सरकार की नींद टूटी है। नीतीश कैबिनेट की कल हुई बैठक में बिहार के सभी जिलों के साथ साथ रेल पुलिस जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट की कल हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कृषि रोड मैप को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यानी पैसे का प्रबंध नहीं किया गया है। लेकिन सरकार 2023 से 2028 तक 5 सालों में कृषि रोड पर कुल 1,62,228 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आज कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन के लिए 2751 वर्ग मीटर जमीन दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 2 साल का बीएड होगा बंद। अब 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2030 से पहले सभी संस्थानों में यह कोर्स बंद हो जाएगा। अब सिर्फ 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ही चलेगा। सामान्य स्नातक कोर्स चलाने वाले कॉलेज भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीटीई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल एनसीटीई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी सत्र
2023-27 से IIT, NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत 57 संस्थानों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू कर दिया है। बता दें कि 4 वर्षीय स्नातक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा लेगी। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में भी यह प्रक्रिया लागू है। इसकी परीक्षा भी एनटीए ने ही ली थी। धीरेन्द्र शास्त्री की पटना के नौबतपुर में आज से कथा। 5100 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा आज से शुरू होने वाली है। 5 दिवसीय कथा से पहले शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 5100 महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने नारे लगाए, आ रहे हैं भगवाधारी। कलश यात्रा नौबतपुर में शुक्रवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई। बता दें कि तरेल पालीपड़ के पास धीरेन्द्र शास्त्री के लिए तैयार हो रहे कथा स्थल का नाम श्री राघवेंद्र नगर रखा गया है। मठ के ठीक सामने करीब 30 एकड़ जमीन में कथा स्थल तैयार हुआ है। 13 से 17 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। 3 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन पंडाल लगाया गया है। 5000 स्क्वायर फीट में मुख्य मंच बना है, जहां से धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा सुनाएंगे। बड़े खबर में देखिए, रेलवे भर्ती में अब रिटायर्ड अग्निवीरों को 15% का आरक्षण। रेलवे ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती के 15% पदों पर आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी रेलवे के महाप्रबंधकों व रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, क्लासिक पॉइंटमैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में अग्निवीरों को 5% का आरक्षण मिलेगा। बिहार में अब एम्बुलेंस के लिए नया कॉल सेंटर बनेगा। आशा भी कराएंगे बुकिंग। राज्य में एम्बुलेंस की बुकिंग के लिए 102 नंबर पर परेशानी का सामना कर रहे मरीजों के लिए सिविल सर्जन कार्यालय जिला स्तर पर एक नया कॉल सेंटर स्थापित करेगा। इसका नंबर भी अगले 10 से 15 दिनों में जारी हो जाएगा। यह कॉल सेंटर की निगरानी सिविल सर्जन कार्यालय से होगी। मरीज 102 कॉल सेंटर के साथ ही अब नए कॉल सेंटर से भी एम्बुलेंस की बुकिंग करा सकेंगे। यह सेंटर 24 घंटे सेवा में रहेगा। इस बात की घोषणा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार सिंह ने हिंदुस्तान डिजिटल संवाद में की है। वहाँ देखिए, प्रखंड स्तर पर आंगनबाड़ी और आशा के माध्यम से भी लोग एम्बुलेंस की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस में मौजूद MTT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन का नंबर मौजूद रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर लोग इनसे संपर्क कर एम्बुलेंस की बुकिंग करा सकेंगे। बड़े खबर में देखिए, पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। पटना मेट्रो में कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के विभिन्न रूटों की पहचान को कलर कोड आसान बनाएगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इस योजना तैयार कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की तरह पटना में भी इंद्रधनुष के रंगों पर पटना मेट्रो के अलग अलग रूटों का नामकरण किया जाएगा। इससे अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से रूट को समझ सकेंगे। मेट्रो के अधिकारियों की माने तो पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर रेड लाइन से माना जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा रूट तैयार होने के बाद की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्राथमिक कॉरिडोर में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खेमनीचक होते हुए मलाही पकड़ी तक की 5 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी दूरी करीब 7 किलोमीटर है। वहीं खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन है। इससे न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ और खेमनीचक तक के रूट को रेड लाइन से जाना जाएगा। 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा अब 26 जून को। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल में संशोधन किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 12 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 जून से लेकर 18 जून तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन में हुई त्रुटि का सुधार भी 13 से लेकर 18 जून तक ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके बाद अभ्यर्थी 22 जून से अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं प्रवेश की संभावित तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। इससे पहले यह 27 मई को निर्धारित की गई थी। बिहार के बक्सर में नए पुल से अब यूपी दिल्ली के सफर में 7 घंटे की बचत होगी। पटना से अब आरा बक्सर होते हुए आसानी से यूपी और दिल्ली की यात्रा लोग कर सकेंगे। बक्सर में गंगा पर बन रहा पुल जल्द ही अब चालू होने जा रहा है, जिसके बाद पटना से जाने वाली बड़ी गाड़ियां अब इसी पुल के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ, कानपुर या दिल्ली आसानी से जा सकेगी। बता दें कि अभी मोहनिया या गोपालगंज होकर सफर करना पड़ता है। इस पुल के चालू होने पर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी कमेगी। बता दें कि पटना में गंगा पर बन रहे 2 लेन पुल अब जल्द ही चालू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले हफ्ते इसके चालू होने की उम्मीद है, जिसके बाद पटना से आरा बक्सर होते हुए अब 4 चक्का और बड़ी गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और कानपुर, लखनऊ, दिल्ली का सफर लोग आसानी से कर सकेंगे। यूपी के बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर आदि की यात्रा अब आसान होगी। आपको बता दें कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले की बड़ी गाड़ियां अभी पुरानी जीटी रोड होकर यूपी में प्रवेश करती है। अब इस पुल के चालू हो जाने से करीब 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी घटेगी। नहीं कम हो रहे हैं आनंद मोहन की मुश्किलें। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया शिकायत। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की पत्नी के बाद अब इनके ऊपर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्फोंस ने कोर्ट में खुद पेश होकर कहा कि बिहार सरकार के फैसले से आहत है और इस मामले में रिहाई के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने अल्फोंस को अगली तारीख पर मामले की सुनवाई में सहयोग करने की इजाजत दी है। अल्फोंस पेशे से वकील भी है और केरल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते हैं। अब इन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बताते चले कि अल्फोंस केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता और नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। हाईकोर्ट के रोक के बाद अब कानून बनाकर जातीय गणना करवाएगी बिहार सरकार। पटना में हाईकोर्ट की तरफ से राज्य में 2 चरणों में करवाए जा रहे जातीय गणना पर रोक लगा दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई तारीख 3 जुलाई तय किया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरत पड़ी तो खुद से कानून बनवाकर जनगणना करवाएगी। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में गणना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं वह सभी सुरक्षित और राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसी भी प्रसूति में इस गणना को पूरा करवाना चाहते हैं और ऐसे में इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है यह सभी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिहार में जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदला। राज्य में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब किसी तरह के निबंधन में 2 या 4 गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ही क्रेता को और न ही विक्रेता को। इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा गया है। इसके लिए 1 जून तक की डेडलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन, फ्लैट के क्रेता या खरीदने वालों को अपना अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए ही वैध कराना होगा। इसलिए अब समझा जा रहा है कि यह जरूरी निबंधन कार्यालयों में जमीन, फ्लैट के रजिस्ट्री के दौरान लोगों की न्यायिक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में 4 या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों को जमावड़ा लगा रहता था। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता था और प्रक्रिया में समय से अधिक लगता था। कई मामलों में गवाह जुटाने में कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है। जेपी गंगा पथ पर 15 जुलाई से गाय घाट तक चलेंगे वाहन। जेपी गंगा पथ पर 15 जुलाई तक दीघा से गाय घाट तक वाहन फर्राटा भरेंगे। इसके चालू होने से गाय घाट से दीघा आने जाने में लोगों को लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होने से गांधी मैदान से गाय घाट आने जाने में अशोक राजपथ में होने वाली जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। जेपी गंगा पथ से गाय घाट तक एलिवेटेड रोड तैयार करने में मात्र 75 मीटर का काम बचा हुआ है। अब मात्र 2 स्पेन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम शेष रह गया है। एलिवेटेड रोड तैयार करने के लिए ऊपर में लगे लॉन्चर को उतारने की तैयारी चल रही है। इसके उतारने के बाद बचे हुए 2 स्पेन पर कास्टिंग का काम होगा। गाय घाट तक जेपी गंगा तैयार होने पर 12.5 किलोमीटर तक की आने जाने की सुविधा हो जाएगी। अभी दीघा से पीएमसीएच तक 7.7 किलोमीटर में आने जाने की सुविधा है।